बत्तख पालन कम जोखिम में अधिक मुनाफा। नींबू के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। सरकारी योजना का लाभ लेकर मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे किसान। खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। पिछले कई वर्षों से मछली पालन कमाई का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। किसान भी खेती के साथ साथ मछली पालन कर अपनी आय में काफी वृद्धि कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के मछुआरों एवं किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। मत्स्य पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी को मशीनरी के साथ साथ हेचरी में भी मछली पालन करने के लिए 70% तक का अनुदान दे है। बाकी की शेष राशि को लाभार्थी द्वारा बैंक लोन या खुद वहन करना होगा। बरसात के मौसम में इंसान ही नहीं बल्कि पशु भी काफी प्रभावित होते हैं। इस मौसम में दुधारू पशुओं में कई बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। जल जमाव के कारण मक्खी एवं मच्छर दुधारू पशुओं को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनके दूध उत्पादन की क्षमता पर काफी असर पड़ता है। डांस मक्खी एक ऐसी ही कीट है जिसके काटने से पशु ना तो ठीक से खा पाते और ना ही जुगाली कर पाते हैं, जिससे 5 से 10% तक दूध की काफी कमी आ जाती है। किसानों के लिए बत्तख पालन आय का काफी अच्छा जरिया है। बत्तख के अंडे और मांस दोनों से किसानों को काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। अगर बेहतर तकनीक से बत्तख पालन किया जाए तो यह किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख से एक साल में 300 से ज्यादा अंडे प्राप्त होते हैं। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से ज्यादा मुनाफा भी होता है। इस तरह से देखा जाए तो बत्तख पालन काफी मुनाफे का सौदा है। बत्तख पालन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास में पानी का स्रोत अच्छा होना चाहिए, जहां पर बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए किसान कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन कर सकते हैं। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों से कहीं ज्यादा होती है। इसके लिए किसान भाई बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित और अच्छी नर्सरी से ही लें। नींबू की खेती में कम खर्च में अधिक मुनाफे वाली फसल है। इसके पौधों को केवल एक बार लगाने के बाद किसान लगभग 10 सालों तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर नींबू का इस्तेमाल सबसे अधिक खाने में किया जाता है। वहीं खाने के अलावा नींबू का इस्तेमाल अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। भारतीय कृषि संस्थान पूसा ने कागजी नींबू और लेमन दोनों के 2-2 प्रजातियां विकसित की है। जहां तक कागजी नींबू की बात है तो पूसा उदित और पूसा अभिनव 2 प्रजातियां हैं और लेमन की 2 कागजी कला पूसा लेमन 1 प्रजाति है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए गैर परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसका सकारात्मक परिणाम देखना और सुनने को भी मिल गया है। इसके खास बानगी वैशाली जिले के अमरेंद्र कुमार के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, जिन्होंने सरकार की मदद से मशरूम उत्पादन से सिर्फ अपना नहीं बल्कि 15 अन्य परिवारों के भरण पोषण का माध्यम बन गए हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। वैशाली जिले के बाकरपुर गांव के निवासी अमरेंद्र कुमार, जो कल तक परंपरागत खेती कर परिवार का व मुश्किल से भरण पोषण कर पा रहे थे, आज सरकार की योजना के तहत मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर मशरूम और उससे बने उत्पाद को पटना और कोलकाता के आसपास के बाजारों में बेच रहे हैं। मशरूम का अचार भी बनाते हैं। मशरूम तोड़ के मार्केट में बेचते हैं। पटना, कलकत्ता, हाजीपुर, अभी तो यही 3 जगह जा रहे हैं मशरूम। अमरेंद्र को सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। विभाग की तरफ से अमरेंद्र को 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया, जिससे वे अपने प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ कामगारों की संख्या में भी काफी इजाफा कर रहे हैं। श्री अमरेंद्र कुमार को जिला उद्यान कार्यालय उद्यान निदेशालय के द्वारा मशरूम प्रोडक्शन यूनिट के लिए उनको योजना का लाभ दिया गया है, जिसके तहत 20 लाख रुपए इकाई का मशरूम प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें 20 लाख रुपए लागत इकाई और इसमें 10 लाख रुपए अनुदान यानी कि 50% अनुदान का प्रावधान है। गौरतलब है कि अमरेंद्र कुमार राज्य और देशी
और देश के उन 1000 किसानों में से एक हैं जिनकी प्रगतिशील सोच और सरकार की योजना ने जिंदगी बदल दी, जिससे गैर सरकारी क्षेत्र में स्वरोजगार का एक नया द्वार खोल दिया। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी एवं ताजा सब्जियों के भाव। भिंडी 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल, कद्दू 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल और नेनुआ 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल। ऐसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान। एक नजर मौसम के मिजाज पर। आसमान में बादलों की उपस्थिति रहेगी और दिन भर लगभग पूरे प्रदेश में रुक रुक कर तेज बरसात होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। गन्ना की खेती करने वाले किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के दिनों में तेज हवा चलने के कारण गन्ना गिरने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक जुड़वा पंक्तियों के दोनों ओर के गन्ने को आपस में बांध दें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई बातों को, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव, मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कि धान फसल में खरपतवार एवं कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। खरपतवार उगते हैं, उसका नाम है तिनपतिया है, दूब है, सांवा है, मोथा है, कनकवा है, भंगरा भंगरी है। मतलब चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों ही तरह के खरपतवार उगते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान खरीफ की प्रमुख फसल है और लगभग 90% लोगों ने धान की बुआई कर ली है। फसलों की बुआई से लेकर उत्पादन होने के दौरान हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें खरपतवार और कीट व्याधि का लगना एक आम समस्या है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात है जिसका कि समय पर निदान किया जाना ज़रूरी है। आज हम आपको इसी विषय में विस्तार से बताएंगे कि कैसे होती है ये समस्या, इसकी पहचान कैसे करें और इसका निदान कैसे करें, और साथ ही साथ इस संबंध में विशेषज्ञ की राय भी आपसे साझा करेंगे, जिसके लिए हम आपको मिलवाएंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। धान एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है जो मानसून की शुरुआत के साथ ही बोई जाती है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए खरपतवार, कीट और बीमारियों का प्रभावी प्रबंधन बेहद ही जरूरी है। धान की फसल में खरपतवार एवं कीट व्याधि के लिए किसान भाई कुछ खास उपाय करके इसे काफी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे धान के खेत में खरपतवार की समस्या को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन एवं फसल की सही दूरी पर बुवाई करने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल फसल के प्रारंभिक चरण में ही खरपतवार नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धान की फसल को पानी से भरे खेतों में उगाया जाता है, लेकिन उचित जल प्रबंधन से खरपतवार की वृद्धि को रोका जा सकता है।
खेतों में पानी की मात्रा को नियंत्रित करके खरपतवारों को कमजोर किया जा सकता है। अत्यधिक खरपतवार के मामलों में उचित हेर्बिसाइड्स का प्रयोग करें। हेर्बिसाइड्स का चयन फसल की किस्म और खरपतवार की प्रजाति के आधार पर ही करें। किसान भाई खेत में नियमित निगरानी करें और कीटों के लक्षणों को पहचानें। कीटों की समय पर पहचान करने से उसे नियंत्रित करने में काफी आसानी होता है। जब कीटों का हमला गंभीर हो तो उचित कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कीटनाशकों का चयन करते समय उनके प्रभावी होने और फसल पर न्यूनतम प्रभाव डालने वाली किस्मों का चयन ही करें। धान के रोग प्रतिरोधी बीजों का चयन भी एक अहम हिस्सा है जो बीमारियों की प्रतिरोधी है। धान की फसल को हर साल एक ही स्थान पर न उगाएं। फसल चक्र अपनाने से विभिन्न बीमारियों के जीवन चक्र को तोड़ा जा सकता है और मिट्टी की सेहत को भी बनाए रखा जा सकता है। खेत में पुराने पौधे और फसलों के अवशेषों को समय पर हटा दें ताकि बीमारियां फैलने का खतरा कम हो सके। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अपनी फसल की गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं बल्कि किसानों की जीवन शैली को भी बेहतर बना सकते हैं। तो खरीफ धान की फसलों को कीट व्याधियों से कैसे बचाया जाए, खरपतवार कैसे नियंत्रण किया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो बिहार सरकार के कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, पौधा संरक्षण विभाग में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो खरीफ धान की फसल है उसमें खरपतवार कितना ज़रूरी है, उसका सही प्रबंधन करना, और क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर हम लोग सही समय पर उसकी प्रबंधन नहीं कर पाए तो। खरीफ फसल खास करके धान में सबसे ज़्यादा हानि किसानों को खरपतवार से ही होता है। खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो मुख्य फसल में अपने आप उग जाता है और फसल के साथ कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक तत्व के लिए, जगह के लिए, उसके नमी के लिए, सूर्य के किरण के लिए। इस तरह से ये चारों चीज़ से प्रतिस्पर्धा करके मुख्य फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाता है। अतः आवश्यक है किसान बंधु कि ये अवांछित पौधे जो बिना बुलाए आ जाते हैं, ये मेहमान हैं, इसका आप सही समय पर प्रबंधन करें तो आपके धान की उत्पादन और उत्पादकता जरूर बढ़ेगी। तो किसान भाई इसका अगर सही प्रबंधन करना चाहें तो अभी चूँकि रोपनी के तुरंत बाद का समय है, तो क्या प्रारंभिक स्तर से लेकर फसल तैयार होने तक किस प्रकार इसका प्रबंधन करेंगे, कैसे इसको नियंत्रित करेंगे? देखिए, खरपतवार जो है वो उसका बैंक होता है और वो बैंक खरपतवार के सीड का होता है जो धरती में गड़ा रहता है। 5 मीटर की ऊंचाई पर, 5 मीटर की गहराई पर, 10 मीटर की गहराई पर और 15 मीटर की गहराई पर। जो सबसे ऊपर है तो पहली खरपतवार जो सबसे ऊपर हैं वो निकलेंगे, उसके बाद उसके नीचे के खरपतवार निकलेंगे, इसके बाद जो है सबसे नीचे वाले जमीन के खरपतवार निकलेंगे। इसलिए खरपतवार जो है वो चरण तरीका से आता है, फ्लसेस में आता है। तो जो सबसे पहले खरपतवार है जो ऊपर है वो निकलेंगे, तो वो खरपतवार को मारना आवश्यक है। खरपतवार को मारने के लिए आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, आप क्रॉप रोटेशन रखें और खेत को जो है आसपास के मेड़ पर जो खरपतवार है उससे मुक्त रखें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग्रीष्म काल से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो आसपास में फिलहाल अभी जो मेड़ पे घास पौधे हैं, पतवार हैं, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिससे कि किसान भाई अपने धान की फसलों को खरपतवार से बचा सकते हैं? जी, धान के खेत में पहले ये जान लिया जाए कि कौन कौन से खरपतवार उगते हैं। तो धान के फसल में मुख्य रूप से जो खरपतवार उगते हैं उसका नाम है तिनपतिया है, दूब है, सांवा है, मोथा है, कनकवा है, भंगरी है। मतलब
चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले दोनों ही तरह के खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवार को मारने के लिए जो जहर का उपयोग करते हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, उसको हर्बिसाइड कहते हैं। तो हर्बिसाइड में जो है मुख्य रूप से पेंडामिथिलिन 30 EC है, उसके बाद प्रेटिडाक्लोर है वो 50% है, उसके बाद आपका बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SL है, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए 2,4-D जो है अमीन सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो मात्रा है वो निर्धारित मात्रा पर करना चाहिए। खास करके जहां आप डायरेक्ट सीडेड राइस किए हैं, तो डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए 10 से 15 दिन जो है खरपतवार और मुख्य फसल के बीच क्रिटिकल स्टेज होता है। इसी स्टेज में खरपतवार को निबंधन करना चाहिए। जहां आप पडल्ड राइस करते हैं, जहां बिचड़ा को बोते हैं, उसमें जो है सीधे दुगना हो जाता है। 25 से 30 दिन तक कंपटीशन होता है फसल और खरपतवार में, जहां पर सबसे ज्यादा लॉस क्रॉप को होता है। तो जो कौन कौन से कीट हैं जो धान की फसल को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई करेंगे? पहले मैं कीट की बात कर लेता हूं। कीट अमूमन 18 से 20% धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो कीट का भी जो है प्रबंधन चरणबद्ध से करना चाहिए। सबसे पहले जो कीट आता है वो आप जहां आप गहरी धान की गहरी जुताई करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कीट है जिसको तना छेदक कीट कहते हैं। तना छेदक का पहचान है कि जब वो 25 से 30 दिन का होता है तो उसके बीच के गड्ढे सूखने लगते हैं, तो गड्ढे को आप सीधे आप उठाएंगे तो वो निकल जाएगा। इसको डेड हार्ट करते हैं। यही कीट जब ईयर हेड निकलता है, जब बाली निकल जाता है, दाना लगता है तो उजला जैसा हो जाता है, तो उसको आप भी निकालेंगे हाथ से तो वो निकल जाएगा। तो इसके प्रबंधन के लिए आप कार्बोफ्यूरॉन 3G दवा है, उसका आप करीब 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करें, भुरकाव करें। और ध्यान रखें कि 2 से 3 दिन तक 4 इंच पानी जो है खेत में रहे। ये एक सिस्टेमिक आपकी कीटनाशी है, पूरे सिस्टम में जाकर के तना छेदक कीट को बढ़ा देगा। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया खरपतवार और कीट नियंत्रण के बारे में। चूँकि कई बीमारियां भी होती हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो कौन कौन सी बीमारी है और कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, संक्षेप में हमारे किसान भाइयों को बताएं। धान के फसल में रोग जो है किसान भाई, वो खरपतवार के नेक्स्ट दूसरा है, वही हानि पहुंचाता है। करीब ये 26% तक धान के फसल में हानि पहुंचाता है रोग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है, जो प्रमुख रोग है, वो ब्लास्ट है, जिसको झोंका कहते हैं। उसका लक्षण है कि पत्ती पर नाव के आकार का या आंख के आकार का धब्बा बनता है, जो ऐसी कलर का बीच का पार्ट जो है राख के जैसा हो जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरा हमारा जो है आगे चल करके शीथ ब्लाइट आता है। शीथ ब्लाइट का पहचान है कि धान पर जो है सांप के केचुल जैसा आकृति बनाएगा, तो वो शीथ ब्लाइट होगा। और तीसरा अंत में जो है वो आपका बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट में जो है क्या होता है, भूरादार पत्ती दाने बनते हैं, जो कि अंत में किसानों को बहुत हानि पहुंचाता है। तो इसके लिए किसान बंधु रोग के उपचार के लिए या कीट के उपचार के लिए FIR करें, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड से आप स्प्रे करें। उसके लिए उचित मात्रा जो है, बीज की उचित मात्रा, जैसे धान के बुआई करने के पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 6 ml क्लोरोपास को मिलाकर के ठंडे में सुखाएं, अंत में उसको लगाएं। और लगाने के बाद भी अगर रोग आता है तो कार्बेंडाजिम जो है उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें, तो ब्लास्ट जिसको झोंका कहते हैं उससे प्रबंधन हो जाएगा। और शीथ ब्लाइट के लिए वेलिडामाइसिन 3L शीथ ब्लाइट का भी प्रकोप हो जाएगा, बच जाएगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर प्रमोद ने खरीफ धान की फसलों में कीट प्रबंधन, बीमारियों और खरपतवार नियंत्रण के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। तो बीज का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं है। बीज का मतलब है छोटा स्पॉन, फ्राई,
फिंगरलिंग और ईयरलिंग, इन 4 कैटेगरीज में बीज को मुख्यतः बांटा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि खरीफ धान फसल में खरपतवार और कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे हैचरी से बीज उत्पादन कैसे करें, साथ ही साथ इनका आहार प्रबंधन कैसे किया जाए। तो आइए, ये जानकारियाँ हासिल करने के लिए आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा कुमारी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हम जब बिहार में खेती की चर्चा करते हैं या कृषि आधारित व्यवसाय की चर्चा करते हैं तो बाकी सब व्यवसाय तो है ही, लेकिन मछली, जिसमें सरकार और आपके प्रयास, मतलब हम यूँ कहें सरकार, वैज्ञानिक और आपके प्रयास से बिहार में यह उद्योग का रूप ले चुका है। अगर आप मछली का बीज, जिसको हम लोग जीरा भी कहते हैं, मछली का बीज अगर सही नहीं मिला आपको तो आपकी सारी खेती बेकार है, सारे मेहनत बेकार है, सारा व्यवसाय ठप पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। मछली का बीज भी एक व्यवसाय है, मछली के बीज से व्यवसाय है, मछली का बीज भी व्यवसाय है। तो आज हम बात करते हैं मछली का बीज व्यवसाय कैसे है, मतलब हैचरी से मछली बीज उत्पादन एक बेहतर व्यवसाय कैसे है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान पटना मीठापुर की कनीय व्याख्याता डॉक्टर पूजा हमारे साथ हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा तो आपने सुनी कि मछली का बीज किस तरह से हमारे किसानों के लिए बेहतर हो सकता है। सवाल भी हमारा पहला यही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका भूषण जी। मछली पालन या मत्स्य पालन में 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। मेरे सीनियर्स ने एक बार मुझे बताया था कि सीड, फीड और ब्रीड अगर किसी ने मैनेज कर लिया तो मत्स्य पालन में उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में आज बात करते हैं मत्स्य बीज के बारे में, यानी फिश सीड के बारे में। खेती में भी बीज जितना गुणवत्ता युक्त होगा, उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। उसी प्रकार मत्स्य पालन में भी बीज जितना गुणवत्ता युक्त होगा, उत्पादन और उत्पादकता उतनी ही बढ़िया होगी। जब अच्छे बीज के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य, प्रजाति और मछली के जो माता पिता है, यानी जो प्रजनक मछलियां हैं जिन्हें ब्रूडर्स कहा जाता है, यह उन पर भी निर्भर करता है। ब्रूडर्स यानी कि नर और मादा, जिनसे शुक्राणु और अंडा निकलते हैं, जिनसे मिलकर बीज तैयार किया जाता है। यह बीज अब हैचरियों में तैयार किया जा रहा है। कई सारी मत्स्य हैचरियाँ हमारे राज्य में चलित हैं और इन हैचरियों में गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन किया जा रहा है। जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बीज है क्या? बीज वह होता है जिसे हम तालाब में डालते हैं या नर्सरी में डालते हैं और फिर वे बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के 1 केजी या 1.5 केजी की मछली होती है, जिसे आप बाज़ार में पहुंचाते हैं। तो बीज का मतलब सिर्फ छोटा बच्चा ही नहीं है। बीज का मतलब है छोटा स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग और ईयरलिंग। इन 4 कैटेगरीज में बीज को मुख्यतः बांटा गया है। स्पॉन यानी अंडे के अंदर से निकला हुआ बच्चा,
ठीक 30 से 45 दिन के बाद वह फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है, 60 से 90 दिनों के बाद फिंगरलिंग में, और 6 महीने से 1 वर्ष का अगर समय दिया जाए तो ईयरलिंग या बौना बीज में। तो बीज कहने मात्र से हमारे दिमाग में एक शारीरिक आकृति आती है कि छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही है, लेकिन बीज आपका छोटा से छोटा बच्चा यानी कि स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग यानी अंगुली के साइज़ का, या ईयरलिंग भी हो सकता है। बीज जिस भी साइज़ या जिस भी शारीरिक आकृति, जिस भी वज़न के मछली के बच्चे को आप तालाब में डालते हैं उत्पादन के लिए, वही आपका बीज है। कृत्रिम तरीके से हम हैचरी में बेहतर बीज उत्पादन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं और इसके निर्माण, इसके व्यवसाय करने के लिए, और दूसरी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है। मत्स्य बीज हैचरी के लिए आपको बहुत बड़े ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि आप चंद टैंक या बड़े पूल टैंक बना सके, जैसे ब्रीडिंग पूल, अंडा कलेक्शन करने का चेम्बर, या अंडे में से स्पॉन बनाने का चेम्बर जिसको हम इंक्यूबेशन पूल कहते हैं, और फिर छोटी छोटी नर्सरीज़। इसके बारे में अगर विशेष चर्चा करें तो ब्रीडिंग पूल में नर और मादा को डाला जाता है और कृत्रिम तरीके से पानी में प्रवाह बनाया जाता है। ब्रीडिंग पूल के नीचे पाइप्स लगे होते हैं, वो पाइप आगे की तरफ दबे हुए होते हैं, यानी पानी के प्रवाह तेज़ी से निकले इसलिए। अब ये पानी इस प्रकार से घूमता होता है और ऊपर से झरने लगे होते हैं, शावर्स, जिससे मछलियों को ऐसा लगता है कि मॉनसून है, बारिश का समय है और वे नदियों में हैं। इसको और प्रभावी बनाने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं मछलियों को। अगर मादा है तो उन्हें 2 इंजेक्शंस लगते हैं, और अगर नर है तो उन्हें 1 इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी मछलियों की जो पीयूष ग्रंथि है जो उनके मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे यूज़ करके किया जा सकता है, या फिर बाज़ार में कई तरह के सिंथेटिक हार्मोन्स मिलते हैं। अगर बीज डालने की बात आती है, तालाब में बीज डालने की बात आती है, तो हमारा दिमाग आज भी बंगाल चला जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं और बन रहे हैं मछली उत्पादन में, बीज उत्पादन में। और आप भी कोशिश करें कि यह आप मछली बीज उत्पादन में आप भी जुड़े, ताकि हमारा राज्य इसमें आत्मनिर्भर हो सके और हम हमारा राज्य बेहतर कर सके मछली उत्पादन में। इतनी अच्छी जानकारी पूजा जी आपने दी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि से जुड़ी ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।